आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है आश्री और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक, योर गो टू पॉडकास्ट फॉर एवरीथिंग टेक एंड गैजेट्स। एंड आई एम बैक आफ्टर अ वीक। हाँ, तो सही से वेलकम बैक करो अपने आप को। वेलकम बैक और कैसे करा जाता है, एक तो वैसे ही दिमाग नहीं चल रहा है। आज सुबह से मैं दिमाग लगाने का ट्राई कर रही हूँ काम में। कल भी एक्चुअली मैं आई थी, आई वाज लाइक ओके लेट्स गेट बैक टू वर्क। कल तो मैं थोड़ी मोटिवेटेड थी, आज पता नहीं थोड़ा दिमाग ही नहीं चल रहा है। एक तो सुबह से ऐसे ब्रेन फॉग हो जाता है ना कभी कभी। एक तो मानस की तबीयत भी खराब है, मानस अभी थोड़ा सा शांत बैठा, आज हमें देख रहा है वो। नहीं, मैं सुन रहा था, बोल क्या रहे हैं ये बोल क्या रहे हैं। एक तो पहले हम ये सोच रहे थे कि इंट्रो कैसे लिया जाए, हाँ, उसका भी हमारा दिमाग नहीं चल रहा। आई थिंक किसी भी कंटेंट क्रिएटर की जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि कंटेंट शुरू कहाँ से किया जाए। चाहे वीडियो बनाओ, चाहे आप पॉडकास्ट बनाओ, चाहे आप लिखते भी हैं जब हम, तो भी हाँ भाई, शुरू कहाँ से बहुत किया जाए। एंथुसियाज्म होता है। अभी जैसे होता है नॉर्मली लिखने का होता है, आर्टिकल लिखता हूँ। आफ्टर अ पॉइंट मुझे हो गया कि भाई मैं लिखूं तो लिखूं क्या, पकड़ा कहाँ से जाए। जैसे बचपन में हाँ करूँ तो करूँ क्या। बचपन में जब ऐसे लिखते थे ना, तो पहली लाइन वही होता था एकदम स्टेपल, जो फिल्टर टाइप लाइन होती है ना, एकदम वो एक लाइन हुआ करती थी, वो इंट्रो। और हमें बचपन में वो टीचर ही बोलते थे कि थोड़ा सा ना इंट्रो अपना वो करो, डिफरेंट करो, पर हम वही लिखते थे, गाय हमारी माता है। एक चीज बताओ इससे, मेरे पापा बोलते इंस्टेंटली आश्चर्य आया ना, गाय हमारी माता, हमको कुछ नहीं गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। भैंस हमारा बाप है, पढ़ना लिखना पाप है। ये कुछ हमने ना ऐसे वो सीख लिया बचपन में कि जैसे कोई भी अगर एक पार्ट बोलेगा ना इसका, तो मेरा इंस्टेंट रिएक्शन वही होगा, बोलने का मन करता है। जैसे ये था वैसे ही वो, ये देख पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल, इंस्टेंट निकलेगा। बोलना जरूरी है, आधा नहीं छूट सकता बीच में। जैसे वो कोई बोलता ना कि अरे जल्दी में भी कुछ था ना, कोई जैसे बोलता है ना अभी 2 रुपए की 5 रुपए की पेप्सी, तेरा भाई सेक्सी। अभी कोई जैसे बोलता है कि जल्दी बोल, तो मेरा इंस्टेंट होता है पनवेल जाना है क्या। तो ये कुछ दिमाग में ऐसे बन चुके हैं ना फ्रेजेस की इंस्टेंटली वो ही निकलेगा, रूल है। लेकिन आज तो दिमाग ही नहीं चल रहा है और कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं हो रहा है यार। मतलब सब वही इंटरेस्टिंग तो हो रहा है, बवाल मच रहा है भाई। आधी जगहों में पानी भरे हुए हैं, मोदी जी फ्रांस घूम रहे हैं। आधी जगह में ही पानी भरे हुए हैं भाई। आधी रोड पे पानी होता है, आधी रोड पे पानी नहीं होता है, सेम रोड पे। हमें आज ही हम ऑफिस आ रहे थे तो साइड से एक गाड़ी निकली है, उस पे ना बूंदे गिरी हुई है। तो मैं पूछा था, कह रहे ये पीछे बारिश हो रही है, ये गाड़ी गीली कैसे आ रही है। बट यस, बारिश हो रही है, मोदी जी फ्रांस घूम रहे हैं, वहाँ सेल्फियाँ डाल रहे हैं। इधर अजीत पवार, शरद पवार चल रहा है, अपना एनसीपी का बढ़िया ड्रामा चल रहा है। उधर करण जौहर बौखलाया बैठा है कि उसकी पिक्चर के साथ किसी ने वो क्लैश कर दिया है अपनी रिलीज डेट का। अरे कौन सा क्लैश हो गया? ये नहीं, मुझे एंटरटेनमेंट का मुझे पता नहीं चला, बॉलीवुड का। ये यार कौन सी मूवी अनाउंस हुई है कल, एक उसी का कल मूवी भी अनाउंस हो गई। ये कटरीना कैफ और उसकी विजय सेतुपति की मूवी जो है ना, मेरी क्रिसमस, इसका क्लैश हो रहा है करण जौहर की प्रोडक्शन की किसी मूवी के साथ। तो योद्धा के साथ। अच्छा, मुझे लगा रॉकी रानी की प्रेम कहानी। भाई मैं बोले यार रॉकी रानी को इतना वाइड रिलीज मिला, उसका भी होगा, घर की मूवी है ये, उसका भी होगा। बिकॉज अभी इतना सारा मूवीज एक साथ एक हफ्ते का मिलेगा यार। जो पाइलअप हो रखी थी ना मूवीज सारी, कोविड की वजह से डिले विले हो गए थे या बाद में प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उनके पास डेट्स ही नहीं। हर अब तू कोई बड़ी डेट उठा ले यार, 15 अगस्त है, 3 पिक्चर रिलीज हो रही है भाई, सब छोड़ो, दिवाली है, 2-3 होएगी, तो उसकी भी तो क्लैश है ना। OMG और वो क्या नाम है, वो हैंडपंप लेके मार देगा सबको इस बार। वो लगा पहिया ये भी चल रहा है। ट्वीट में करण जौहर ने ये भी लिखा था कि इंडस्ट्री एकदम अभी लो फेज में चल रही है और रेवेन्यू भी। अब जब अपने पे आई बात, तो ये तो खुद जब करता है तब कुछ नहीं है, तब फिर सब एवरीथिंग इज फेयर। एनीवे, इंडियन टीम वेस्ट इंडीज गई है, वहाँ मैच चल रहे हैं, इधर एशेज चल रही है, बहुत कुछ हो रहा है यार ऐसे। हाँ, वैसे तो बहुत कुछ हो रहा है। इनफैक्ट टेक की दुनिया में काफी कुछ हो गया यार। फोल्डेबल फोन लॉन्च हो गया, नथिंग फोन 2। कौन सा फोल्डेबल लॉन्च हो गया? सॉरी, अच्छा भाई, फ्लिप। अरे यार नहीं, फोल्डेबल ही है वो भी। आज पिछले हफ्ते नहीं थे ना, उसके लिए नई न्यूज़ है हमारे लिए। क्योंकि मैंने अभी देखा, मैंने कल ही देखा नथिंग फोन 2 और मोटो रेजर, सो आई गॉट वेरी एक्साइटेड। क्योंकि हर रोज इतने फोन्स लॉन्च होते हैं, हर रोज ही लॉन्च हो रहा था कि हमें कल वाली न्यूज़ ही पुरानी होती है, क्योंकि आज कुछ नहीं है। मतलब वो एक ऐसा हफ्ता था जिसमें कम से कम मेरे हिसाब से तो 8 से 9 डिवाइसेस लॉन्च हुए थे। हम गिना
आ रहे थे पिछले एपिसोड में, का था, आईकू का था, सैमसंग का था, एक किसी नथिंग के ईयरबड्स थे। उस एक हफ्ते के अंदर ही 8-9 डिवाइसेस लॉन्च हो गए और उसके बाद तो इस हफ्ते फिर हो गए 3-4। हाँ मस्त एकदम। नथिंग फोन 2 देखो टिमटिमा रहा है हमारे पास। खैर टेक की दुनिया में बातें करते वापस आते हैं और हमारी जैसा इंट्रो बहुत बिजार था, कुछ उसका मीनिंग नहीं था, बातें थी बिल्कुल वैसे ही हमारी बिग टेक स्टोरी है। तो GST हमारी बिग टेक स्टोरी बेजार और बिना सर पैर की नहीं है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जिस तरह से डिसीजन लिया गया है वो बहुत बेजार है। क्योंकि क्या हुआ है वो आश्री बता देगी। ऐसा नहीं है कि हम बिना सर पैर की स्टोरी ढाके ले आए हैं आज। हाँ मतलब स्टोरी में दम तो बहुत है और बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है यार। काफ़ी सारे जो गेमिंग से जुड़े लोग हैं, गेमर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली जितने इंडियन स्टार्टअप्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, एवरीबडी इज गोना फेस द हीट नाउ बिकॉज एक बहुत ही बिजार अनयूजुअल सा डिसीजन गवर्नमेंट ने ले लिया, जैसे वो लेते भी आ रहे हैं, पहली बार नहीं, जैसे वो लेते भी आ रहे हैं, पहले भी लिए उन्होंने। आज बात करेंगे आराम से कैसे कैसे लोग अजीब अजीब से डिसीजंस लेते हैं। बेसिकली वो जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर GST लगा दिया है, 28% GST लगा दिया है। तो डिटेल में वही बात करेंगे कि कौन से गेम्स आते हैं जिनके अंदर 28% GST आपको पे करना पड़ेगा और क्या क्या इंडस्ट्रीज इससे अफेक्ट हो सकती हैं, लोगों के क्या क्या रिएक्शंस थे, क्या इम्प्लीकेशंस हैं, गेमर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एज एन इंडस्ट्री क्या होगा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी गेमिंग। इनफैक्ट GST काउंसिल ने भी डिसीजन भी क्यों लिया है ये फिलहाल, हाँ, क्या सोच के लिया है, इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है। एक तो बैक ट्रैक भी नहीं बोलूंगा, तो इससे पहले कोई ऐसा डिसीजन अलग से लिया नहीं था, बट ये है कि हाँ एक बहुत ही आउट ऑफ द ब्लू एक हार्श डिसीजन ले लिया है ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि बूम कर रही है इंडस्ट्री यार, जो नंबर्स हैं आप देखो। तो काफ़ी सारे सवाल हैं, इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम बिग टेक स्टोरी में ढूंढेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट से। तो कितनी बार ना होता है ना, मैं इंस्टाग्राम देखती हूँ या यूट्यूब देखती हूँ, आजकल काफ़ी सारे Dream11 या रमी कल्चर के एड्स आते रहते हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे बड़े एक्टर्स इनको एंडोर्स कर रहे हैं कि दिस इज़ नॉट बेटिंग, दिस इज़ गेम एंड यू कैन विन अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। तो उसी के ऊपर ना 28% GST लगा दिया है। जितने भी ऑनलाइन बेटिंग गेम्स हैं, कसिनोज हैं, हॉर्स रेसिंग गेम्स हैं, उन सब पे 28% आपको GST टैक्स पे करना पड़ेगा। और अभी जो 50th GST काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने ये बिग अनाउंसमेंट कर दी और पूरा गेमिंग इंडस्ट्री थोड़ा हिल सा गया। बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी था काफ़ी सारे लोगों में कि भाई अचानक से आपने 28% GST टैक्स क्यों लगा दिया। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप कोई भी गेम में, जैसे पोकर में मैं 100 कॉइन्स खरीदती हूँ 100 रुपीज़ के, तो उसमें मुझे 28% का GST पे करना पड़ेगा अपफ्रंट फेस वैल्यू। एग्जैक्टली। और ये भी मैं बता दूँ, आपको TDS भी पे करना पड़ता है। अगर आप कुछ सपोज आपने 200 रुपीज़ जीता आपने पोकर में, तो उसमें आपको 30% का TDS डिडक्ट करके आपको मिलेगा। अब उसमें 28% GST भी डिडक्ट करके मिलेगा। तो ऑलरेडी 28% GST पहले लग जाएगा। हाँ। बेसिकली क्या हुआ है कि जो उनका GST काउंसिल का स्टेटमेंट आया, जो उनका नोटिफिकेशन है, इसमें उन्होंने 3 कैटेगरीज के ऊपर 28% GST लगाया है। उसके अंदर आपकी ऑनलाइन गेमिंग हो गई, हॉर्स रेसिंग हो गई और कसिनोज हो गए। हाँ, गैम्बलिंग बेसिकली। तो जो कसिनोज, अब पहला जो पॉइंट ऑफ इंडस्ट्री का जो कंसर्न है गेमिंग इंडस्ट्री का इस वक्त, वो ये है कि यार आपने हमारी ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग को उठा के हॉर्स रेसिंग और कसिनो के साथ डाल दिया। बिकॉज ट्रेडिशनली हॉर्स रेसिंग, कसिनो के अंदर जितने भी दूसरे गेम होते हैं वो सब गैम्बलिंग का पार्ट होता है। प्योर गैम्बलिंग है, प्योर बेटिंग, प्योर गैम्बलिंग है। ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर भी बेटिंग होती है। Bet365, बेट ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंडिया के बाहर है। इंडिया के अंदर बेटिंग हमेशा से इलीगल रही है। बाहर लोग बेट्स प्लेस करते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इंग्लैंड जाओ, यूके में जो मैचेस होते हैं क्रिकेट के, उनके यहाँ पे ना स्टेडियम के बाहर आपके स्टॉल लगे होते हैं प्रॉपर बेट करने के। यू कैन गो एंड यू कैन प्लेस अ बेट। मूवीज में भी जैसे हमने देखा होगा आप लोगों ने बहुत। हाँ, अब इंडिया के अंदर क्या था कि बेटिंग और ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग को 2 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हमेशा से रखा गया, हमेशा से मेंटेन करा गया है। और सिर्फ इन कंपनीज ने या प्लेटफॉर्म्स ने नहीं करा, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी रूल आउट किया था 2018-19 के अंदर। मुझे याद है जब ये पहली बार इतना हल्ला हुआ था, जब Dream11 जैसे प्लेटफॉर्म्स आए थे, उन्होंने एक रूलिंग दी थी। उन्होंने कहा था कि Dream11 या जो दूसरे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग के अंदर आते हैं, बेटिंग में नहीं है। क्यों? बेटिंग में क्या है कि यू आर कंप्लीटली प्लेसिंग योर मनी, रियल मनी बेसिस चांस। ठीक है, कि एक सट्टा है एक तरह का, कि मैंने
बस एक चांस ले लिया है कि ये इंडिया जीतेगी हारेगी, 500 रुपये लगा दो, कोई उसके पीछे लॉजिक नहीं है। बट जब एक फैंटेसी गेमिंग आ जाता है वहाँ पर देयर इज अ लेवल ऑफ स्किल इन्वॉल्व, बिकॉज आप थोड़ा दिमाग लगाते हो, प्लान करते हो, स्ट्रेटेजाइज करते हो, प्लस आप डायरेक्टली एक बेट नहीं प्लेस कर रहे हो कि ये हारा या जीता या ये रन बनाएगा नहीं बनाएगा, इतने रन बनेंगे नहीं बनेंगे। व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर मेकिंग अ टीम, आपने एक टीम बना दी है अपनी, और उसके उनकी जो रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर आप पॉइंट्स अर्न कर रहे हो, और उन पॉइंट्स के बेसिस पर आप इवेंचुअली मनी अर्न कर रहे हो। और उसके अंदर और भी लेयर्स हैं कि आप एक किसी प्लेयर को अपना कैप्टन बना दोगे तो उसने जितने भी रन्स करे उसका डबल पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको, किसी को वाइस कैप्टन बनाया उसका 1.5x हो गया, किसी ने कैच लिया तो उसका अलग है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ लेयर्स इन्वॉल्व, जिसकी वजह से वो बेटिंग से हटके ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग हो जाता है। फैंटेसी गेमिंग इंडिया के अंदर पहले भी थी बट उसमें रियल मनी इन्वॉल्व नहीं था। जैसे IPL जब से आया, IPL की एक फैंटेसी वेबसाइट चलती है पर उसमें पैसे नहीं लगा सकते थे आप। ड्रीम 11, माई सर्कल, MPL, ये सब पैसा ले आए, और फिर यही चीज़ धीरे धीरे ऑनलाइन ये जो रमी है या जो भी दूसरे कैसीनो ये पोकर वाले गेम्स होते हैं इन सब के अंदर भी ये चीज़ आ गई। तो पहला जो इंडस्ट्री का कंसर्न है कि यार अगर आप हमें सेम कैटेगरी के अंदर डाल देते हो बेटिंग वाली, तो जो एक लाइन ड्रॉ करी थी बेटिंग और ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग में वो खत्म हो गई, बिकॉज द मोमेंट यू डू इट यू आर सेइंग कि वी आर एज बैड और एज गुड व्हाटएवर एज द सही बात बेटिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। द सेकंड थिंग इज जो अमन ने बोला कि 30% TDS लगाया गया था इस बार विनिंग्स के ऊपर। 30% बहुत टैक्स होता है, छोटा मोटा टैक्स नहीं होता, मतलब क्रिप्टो के ऊपर भी लगा 30% इज अ लॉट ऑफ। अगर मैं 100 रुपए जीता किसी गेम से तो मतलब मेरे को 70 ही मिलेंगे, 30 रुपए चले गए ऑलरेडी। अभी वो जो हम बिफोर द कन्वर्सेशन वो 126 और 128 वाला लॉजिक वो बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन तो ऑलरेडी 30% तो ये हो गया। अब आप कह रहे हो कि जब आप बेट प्लेस भी करोगे तो भी 28% कट जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा एग्जांपल जो आश ने बताया उसे बिल्ड करूंगा। अगर मैं किसी भी ऑनलाइन गेम पे गया और मैंने 128 रुपए की अगर अपनी बेट प्लेस करी 100 प्लस 28 रुपए GST, हाँ उसमें से 28 रुपए तो पहले ही हट गया कि वो GST है, बचे 100 रुपए, तो सिर्फ 100 रुपए मेरे लगे, 28 रुपए मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऐसे ही पे कर चुका हूँ। लेट्स से अमन ने भी 128 की बेट प्लेस करी, इसके भी 28 रुपए हट गए अलग से, 28 + 28 56 रुपए का GST गवर्नमेंट के पास जा चुका ऑलरेडी। बेट कितनी भी 200 रुपए की, 100 हमारी 200 रुपए। उसमें हो सकता है जो प्लेटफॉर्म है, जो भी वो प्लेटफॉर्म है, वो 10 रुपए अपना फीस भी चार्ज करे, हो सकता है 15 भी करे, 20 भी करे, कैलकुलेशन सिंपल रख ले, 10 लेके चल रहा हूँ। तो अमन के 10 मेरे 10 20 रुपए हट गए, बचा 180। तो पॉट वैल्यू जो हुई, जिसे पॉट बोलते हैं, जो जीतेगा उसको 180 रुपए ही मिलेगा, है ना। चलो अमन जीत गया, इसको 180 मिल जाने चाहिए, नहीं मिलेगा क्योंकि इस पे अब लगेगा 30% टैक्स जो कि वो प्लेटफॉर्म देगा। लेट्स से ड्रीम 11 है, रमी सर्कल है, तो उसको देना पड़ेगा। तो 54 रुपीज आपके और हट गए। तो अमन के पास कितने आए? 126 यार, ये तो। और अमन ने जेब से कितने लगाए थे? 128। अब अमन 128 रुपए क्यों लगाएगा 126 रुपए जीतने के लिए? एग्जैक्टली। या आप में से जो कितने भी लोग सुन रहे हो वो लोग भी क्यों लगाएंगे? तो ये सारा गेम है बेसिकली यहाँ पर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सो बेसिकली मतलब फिर खेलने का पॉइंट ही क्या हुआ? जीतने का भी कोई पॉइंट नहीं है, मतलब फिर लोगों का डिमोटिवेशन हुआ यार, क्या इसमें बैटिंग करो ऑनलाइन। वही तो हो रहा है अभी। देखो जो बड़े से बड़ा मार्केट है पूरा गेमिंग का, स्टॉक्स क्रैश हो रहे हैं यार, अच्छे से अच्छी कंपनी का। दैट्स द रीजन, बिकॉज लॉट ऑफ डिमोटिवेशन अमंग द इंडस्ट्री इज हैपनिंग। या अश्नील ग्रोवर का भी जो ट्वीट आया है उसने भी तो यही कहा है कि आपने तो पूरी बैकबोन ही हमारी जो तोड़ डाली, जो 10 करोड़ की इंडस्ट्री थी एक। एंड दिस इज हिज लॉजिक कि अगर मेरे को अपने जो इन्वेस्टमेंट उस पर रिटर्न ही नहीं मिल रहा, उससे कम रिटर्न मिल रहा, तो मैं क्यों ऐसा कोई गेम खेलूंगा मैं? तो दैट इज व्हाट हिज लॉजिक। प्रोजेक्टेड कितना है 2023 का? आई थिंक 13,500 करोड़ कुछ इंडस्ट्री हो सकता है, मतलब मेरे नंबर नहीं याद है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री एक्चुअली इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट कुछ अराउंड 20,000 25,000 करोड़ का मतलब प्रोजेक्टेड था कि अगर चलता, बट अब तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और भाई ये बहुत इट हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली। मतलब मेरे को याद है जब ड्रीम 11 आया था इंडिया के अंदर पहली बार, मैंने इनके उसके फाउंडर का इंटरव्यू किया था हर्ष जैन, जब नया लॉन्च हुआ था, 6 महीने भी नहीं हुए थे यार, 2018-19 की बात होगी। एक बार मैंने वापस किया था 2019 या 20 में, एक बार फिर से इंटरव्यू किया था इनका। इनको भी पता नहीं था तब कहाँ जा रहे हैं, मतलब दे हैड नो क्लू कि मतलब अभी है, आ गया है, दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग। और एंड दे वर फेसिंग, मतलब उस समय इनकी प्रायोरिटी ये थी जस्ट टू सर्वाइव, कि ना अभी कैसे, क्योंकि इनको भी पता नहीं था कब हमें बैन कर देंगे या कब हमें पता नहीं कोई ऐसा नया लॉ आ जाएगा जब गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। जो थोड़ा बहुत हाल 2 साल पहले क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स का था, वही 4-5 साल पहले ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म का था। इनफैक्ट उन्होंने एक अपनी फेडरेशन भी बनाई थी, मुझे नाम उसका एक्जैक्टली याद नहीं रहा, ऑनलाइन गेमिंग फैंटेसी की फेडरेशन बनाई थी, जस्ट टू वेयर ऑल द प्लेयर्स केम टुगेदर टू डील विद द गवर्नमेंट एंड पुट फॉरवर्ड देयर पॉइंट। ठीक है, तब ये वो, एंड मैंने देखा यार उसके विद इन 1-1.5 साल के अंदर ये प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा ग्रो करा।
वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस वाज दे गॉट MS धोनी ऑन बोर्ड, और वो IPL के टाइम पर एकदम हर तरफ धोनी के एड्स दिख रहे हैं. विद इन अनदर 1 year दे हैड बेन स्टोक्स और एक और बंदे को, और लाइक 3 शायद इनके 1 से 3 एम्बेसडर हो गए थे. और फिर देखते देखते आज तो 10 15 20 प्लेयर्स इंडिया के जितने टॉप प्लेयर्स हैं यार, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, शिखर धवन, लेजेंड से लेके करंट प्लेयर्स तक, सब मतलब ये ड्रीम 11 को एंडोर्स कर रहे होते हैं. सिमिलरली सौरव गांगुली शायद माई सर्कल 11 को करता है. विराट कोहली MPL का है, स्पॉन्सर है MPL. एक और बहुत बड़ा प्लेयर आ गया इस कैटेगरी के अंदर, वो सब गेम्स के अंदर है. उनका सिर्फ ये नहीं है ऑनलाइन फैंटेसी नहीं है उनका, आई थिंक वही रमी पोकर वाले ये सब लूडो वूडो सब गेम बना रहा है MPL भी. तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, और मैं देखता हूँ बच्चा खेलता है यार बहुत. और इनफैक्ट एड्स भी कितने आते हैं, इतने ज़्यादा एड्स आ रहे हैं भर के. तो जब ये अनाउंसमेंट भी हुई थी तो निर्मला सीतारमन को काफ़ी सारे लोगों ने एक रिटन लेटर लिखा है. उसमें लिखा उन लोगों ने कि 9500 गेमर्स विल क्विट प्लेइंग गेम्स, ये बैटिंग वाले गेम्स, ये जब से इन्होंने 28% का GST टैक्स लगा दिया है. सो यू कैन इमेजिन कि और भी कितने सारे इंडिया में गेमर्स हैं जो इससे अफेक्ट होने वाले हैं. और काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंटेड हैं कि यार मतलब जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जिससे अर्न कर रहे थे ऑनलाइन गेमर्स, वही आपने एकदम. And most of these platforms also make the core of India's startup ecosystem आज की डेट में, क्योंकि इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इनमें से जो है वो की प्लेयर्स हैं वहाँ पे. तो इंडियन स्टार्टअप सीन के लिए भी एक तरफ तो चलो ऑनलाइन गेमिंग या फैंटेसी हो गया, बट इंडियन स्टार्टअप्स के लिए भी थोड़ा सा एक न्यूज़ ऑफ कंसर्न है, बिकॉज क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स आर ऑलरेडी डाइंग. आधा तो देश छोड़ के भागना पड़ा. ठीक है, अब आपने ये भी खत्म कर दिया. एडटेक सेक्टर इज ऑल्सो क्रम्बलिंग. अगर आप देखो लॉजिकली बायजूस एंड अ लॉट ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स आर गोइंग. पैसे कमा के दे रही थी, देन व्हाई नहीं दे रही थी ना? कहाँ दे रही थी पैसे? किसको पैसे कमा के दे रही थी? जैसे अभी गेमिंग इंडस्ट्री 2027 में उसका 25,000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस करने वाला फॉर प्रोजेक्टेड फॉर द प्लेटफॉर्म्स. For the platform, but platform तो इंडिया का ही है ना यार. Yeah, I mean. But what was the government के पास क्या आ रहा था? अच्छा, government. Oh, that way. Okay. If you are making money, it's good for you, not for the country. And we are not one of those countries where you make, मतलब सिर्फ आप कमा लो. हर एक चीज के ऊपर एक टैक्सेशन इसीलिए है ना, दैट यू हैव टू. क्रिप्टो का क्या दिक्कत है? क्रिप्टो तो पैसे प्लेटफॉर्म भी कमा रहे हैं, बच्चे भी कमा रहे हैं, फुल एंजॉय चल रहा है, डबल हो रहा है, पर वो सारा पैसा इकोनॉमी में नहीं आ रहा ना हमारी. Okay, that's a catch. Even if you are making a lot of money, but it's not contributing to my economy, the country is not going. My country's economy is not growing. So that is why they want to put all of these things into place. But अब ये इसमें भी एक आर्ग्यूमेंट मेरा है कि अगर यही करना था तो थोड़ा सा लीनियंट रहते, बिकॉज इतना हार्श कर दिया है कि अब आपने वो जो एक पार्ट ऑफ इकोनॉमी था वही क्रम्बल ही ना हो जाए आपका, जैसे क्रिप्टो हो गया. मेरे को लग रहा है इंडियन टीम का दिक्कत है. इंडियन टीम का जो स्पॉन्सर बनता है उसकी ऐसी तैसी हो जाती है. सहारा बना था, उसका एकदम बैंक्रप्सी हो गई, फिर बायजूस आया, अभी वो बैंक्रप्सी पे चल रहा है, एकदम निकल रहा है. अभी ड्रीम 11 अनाउंस किया 2 महीने पहले, अब इनके ऊपर पंगे हो गए. तो जो भी आता है स्पॉन्सर करने उसकी ऐसा से आती है. खैर, जो क्रिप्टो का हाल था ना वही अभी ऑनलाइन बेटिंग गेम्स का हाल हो गया है. तो देखते हैं भाई कैसे चलने वाली है गेमिंग इंडस्ट्री. पर ये जरूर ध्यान रखना कि बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन वो भी है कि कई लोग को लग रहा है मैं PUBG खेलूंगा तो भी टैक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं, PUBG पे नहीं है, ठीक है, BGMI पे नहीं है. और इसका वही उसका भी एक सीन है जो व्हाट यू वर टेलिंग मी यस्टरडे ओनली, कि ऑनलाइन गेमिंग को जो कंफ्यूज मत करो. हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ऑनलाइन गेम तो जो भी मैं ऑनलाइन खेल रहा हूँ सारे ऑनलाइन गेम है. नहीं, उसमें अभी फैंटेसी गेमिंग और ये सब चीजें आई हैं जिनमें रियल मनी इन्वॉल्व है. बेसिकली रियल मनी एज अ बेट, नॉट एज इन टर्म्स ऑफ इन ऐप परचेजेस, वो सब नहीं. हाँ, इन ऐप परचेज काउंट नहीं होगा. कैंडी क्रश पे नहीं लगेगा दोस्तों. हाँ, अगर तुमने जाके BGMI में एक स्किन खरीद लिया, एक बंदूक खरीद ली, उस पर टैक्स फिलहाल तो नहीं है. एटलीस्ट आगे जाके फिलहाल तो नहीं है. हाँ, फिलहाल तो नहीं. यू नेवर नो इन फ्यूचर. तो यही थी हमारी आज की बिग टेक स्टोरी. अगर आपके कोई भी सवाल हो आप हमें ट्वीट करके ज़रूर बताइएगा. अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की ओर, विच इज़ आवर डिवाइसेस. पहले यार नथिंग फ़ोन 2 से शुरुआत करते हैं, बिकॉज व्हेन आई सॉ द डिवाइस येस्टरडे तो मैंने देखा पहले बॉक्सी शेप था नथिंग फ़ोन 1 का, और अभी इन्होंने थोड़ा कर्व, थोड़ा सा मेरे लिए तो अभी भी बॉक्स. देखो ओवरऑल क्या बोलते हैं, पिलोड ग्लास बैक. हाँ, मतलब ओवरऑल जो इन हैंड फील है कंपैरेटिवली तो अभी भी बॉक्सी है. जस्ट दैट हाँ, जो पीछे वाला ये ग्लास था इसमें थोड़ा सा ऐसे कर्व दे दिया है. अब ये ना दूर से फोन देखोगे तो बहुत हद तक फोन 1 जैसा ही लगता है, मतलब एट द फर्स्ट ग्लांस है ना, सिमिलर सा है. माइनर डिफरेंसेस मेरे को लगे जिसकी वजह से थोड़ा सा जो इन हैंड फील एक्सपीरियंस है वो बेटर हुआ है. एक ऑफ कोर्स दिस कर्व्ड ग्लास, इट हैज़ अ बेटर फील, थोड़ा सा प्रीमियमनेस तो लगती है.
थोड़ा सा स्लिम भी कर दिया है पहले के कंपैरिजन में, एग्जैक्ट डायमेंशन स्लिम किया है पहले से, हल्का सा मतलब माइनरली है। प्लस जो ये पहले बीच में सर्कुलर रिंग एक सिंगल रिंग होती थी, इसको 6 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ऊपर इधर 2 पार्ट में लाइट ब्रेक कर दी, तो 16 इधर जो होल पंच कट आउट था फ्रंट में लेफ्ट में था, ये सेंटर में आ गया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा लगा। और प्लस मेरे को ये अच्छा यार, ये ग्रे वाला कलर आई लाइक इट बेटर देन द ब्लैक कलर जो लास्ट ईयर आया था। अच्छा, मुझे लगा बोला वाइट तो अभी भी आया ना, इस साल भी है वाइट। तो वाइट कैसा लगता है? पर वाइट मेरे को बिटवीन वाइट एंड ब्लैक, मेरे को ब्लैक लास्ट ईयर अच्छा लगा था, और इस बार बिटवीन वाइट पे वाइट लाइट्स इतनी अच्छी भी नहीं लगती जितनी इस पे। कई ज्यादातर लोगों को समहाउ वाइट पसंद आया था, बट मुझे ब्लैक बेटर लगा था। इस बार ये ग्रे थोड़ा सा सटल, थोड़ा ज्यादा सटल कलर, एकदम वो नहीं। और इस पर लाइट्स भी थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू ब्लैक कलर। और पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, बिकॉज एक हल्ला मचा हुआ है प्राइस को लेकर कि ओवर प्राइस्ड है। नहीं, हमने पोल कराया, उसमें सब लोगों ने बोल दिया ओवर प्राइस्ड है। हमारे जो प्रेडिक्शंस थे उसके बहुत क्लोज है। मैंने कहा था 49,999 एंड 54,999, अज्यूमिंग दैट देयर बी 2 वेरिएंट्स। मैंने बोला था 45, क्योंकि 44,999, 49,999 क्योंकि मुझे नहीं, मैंने नहीं कहा 8,128 लिया, यहाँ पे बैटिंग हो रही थी। 8,256 और 12,256 आएगा, तो समवॉट वी आर राइट। आशिर ने कितना बोला था? 40, 35। ये तो कम जा रही थी, ये तो एकदम, ये तो कम जा रही थी। 39,999 तो वो तो चलो एनीवे, वो हो सकता है सेल पे आ जाए वैसे। फ्लिपकार्ट पे एक्चुअली फ्लिपकार्ट पे वो चल तो रहा है इनका 39,999 कहाँ से पहुँचा दिया? गोइंग बाय कंपनीज हिस्ट्री और भी कम हो सकता है, अभी 6 महीने में 34,999 पे भी आ जाए। पहले भी जब इन्होंने नथिंग तो होल्ड करता अपने प्राइस को, नथिंग फोन वन, बट सेल्स के अंदर नीचे आ जाता है ना, तो सेल पीरियड की बात कर रहा हूं। सेल तो 2-3 दिन की होती है। ठीक है, 3 दिन में ले लेगा। आजकल तो यार लोग सेल में ही टारगेट करते हैं फोन उठाने का, बहुत कम, अनलेस बहुत एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो कौन, कपिल भाई जैसी, वरना एनीवे। सो यस, प्राइस को लेकर बहुत हल्ला मचा है कि ओवर प्राइस है नहीं है। यार देखो, ऑनेस्टली आई विल टेल यू, मेरे को ओवर प्राइस तो नहीं लगा, मुझे एम्बिशियसली प्राइस लगा है। ठीक है, दैट नथिंग वाज अ लिटिल मोर एम्बिशियस इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। मैं फेयर प्राइस भी नहीं मैं ये भी नहीं बोलूँगा जस्टिफाई कर, एकदम जस्टिफाइड प्राइसिंग है, बट ओवर प्राइस भी नहीं है, एम्बिशियस प्राइसिंग है। होपफुली आगे जाके थोड़ी कम भी होगी सेल वेल के अंदर। रीज़न मेरा उसका सिंपल सा है, क्योंकि अगर आप हर एक चीज़ उठा के देख लो, हर चीज़ के अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करा है। स्टार्टिंग विद द डिज़ाइन, आई टोल्ड यू, परफॉर्मेंस इज लीप्स एंड बाउंड्स अहेड, मतलब काफी तगड़े बेंचमार्क स्कोर्स हैं इसके, और रियल वर्ल्ड में भी, रियल वर्ल्ड के अंदर भी काफी सही है। सॉफ्टवेयर इज सो मच, एक बार खोल के देखो, सो मच बेटर। ऐप ड्रॉअर में जाओ एक बार, ओहो, फुल ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है अभी। अच्छा, ये नथिंग का वो है ना, इसमें क्या पंगा होता है, जो इनिशियल जो ओएस पे हमारे पास ये आया था, तो वैसे तो मोनोक्रोम थीम है, लेकिन जो एप्स हम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर रहे थे वो मोनोक्रोम में नहीं थी, वो कलरफुल थी। मतलब कुछ एप्स में कुछ के साथ है अपने, जिनका डेवलपर्स ने काम किया है बेसिकली। तो अभी इन्होंने एक अपडेट दिया, इसके बाद अब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, तो एक फोर्स मोनोक्रोम कर रहे हैं हर आइकन पे, कंसिस्टेंट थीम आ गई है एक फोन के अंदर। सॉफ्टवेयर बहुत स्मूथ है, काफी स्मूथ एनिमेशंस है, काफी कूल से एनिमेशंस भी हैं। जो यहाँ पर भी प्राइमा फेस जो फर्स्ट होम स्क्रीन है, ये भी काफी बढ़िया है भाई। इसमें जो ये फोल्डर है, इसको कस्टमाइज करने का ऑप्शन है, अलग अलग शेप के अंदर ही आ जाता है। इसको एक आइकन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, मतलब इवन जो फोल्डर है वो भी एक आइकन के अंदर आ जाएगा, विच इज़ वेरी डिफरेंट एंड न्यू। विजेट्स काफ़ी कूल है, काफ़ी डिफरेंट है। विजेट्स पे अप्लाई हो रहा है ये ब्लैक एंड व्हाइट सब हो रहा है, ये भी बहुत बढ़िया है। क्योंकि पहले विजेट्स भी जो डाउनलोडेड विजेट्स थे वो कलरफुल आ रहे थे, वो अब सारे के सारे मोनोक्रोम ही आ रहे हैं। अभी देखो, लगा के देखो इसको, मोनोक्रोम वो फोर्स करते हैं ना, इट फोर्सेस। सो दैट इज़ वेरी गुड। ग्लिफ इंटरफेस लास्ट ईयर अच्छा लगा था, इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन थोड़ा सा गिमिकी भी लगता था कि यार मतलब बेसिक चीज़ें कर रहा था। अब की बार काफ़ी सारे यूज केसेस डाले हैं उसके अंदर। रिंगटोन्स ऑब्वियसली जो पहले था वो है, अलग अलग कॉन्टैक्ट के लिए अलग अलग रिंगटोन कस्टम फोन वन के रिंगटोन्स थे ही, फोन 2 के भी आए। पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट पे पर्टिकुलर रिंगटोन लग सकता है ताकि अलग से आइडेंटिफाई हो जाए इसका फोन है। कंपोजर का ऑप्शन दे दिया है, अपने खुद के रिंगटोन भी क्रिएट कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत है, नहीं भी है तो भी कुछ बता दो, कुछ तो बन ही जाएगा। बढ़िया सा बन जाएगा। यहाँ पर नीचे चार्जिंग पे लगाने पे चार्जिंग स्टेटस तो दिखाई रहा था, पहले भी था वो। अब क्या है, वॉल्यूम इंडिकेटर भी दे दिया है, तो अगर वॉल्यूम अप डाउन करोगे तो यहाँ पर इंडिकेटर आ जाता है कि वॉल्यूम अप है या डाउन हो रही है। ये एक चीज़ आ गई है। यहाँ जो रेड डॉट आता था रिकॉर्डिंग के टाइम पे, उसकी जगह एक वो लाइन दे दी है। वो ट्रैकिंग आ गई है, उबर जोमेटो के साथ इंटीग्रेशन जोमेटो कि अगर आप ऑर्डर प्लेस करोगे जोमेटो पे तो यहाँ पे आ जाएगा कि भाई वो बंदा निकल गया है, जो भी ट्रैकिंग थोड़ी सी हो जाती है।
ग्लिफ टाइमर भी है, टाइमर एक स्टॉप वॉच की तरह लगा दिया, उल्टा करके रख दिया तो जितनी देर का टाइमर लगाया उतनी देर वो लाइटें जलती रहेंगी तो पता चल जाएगा। कैमरा आपके अंदर भी इंटीग्रेशन दे दिया है भाई, कि पहले भी था वो, हालांकि एलईडी फ्लैश जैसे यूज करते हो वैसे ही आप ग्लिफ इंटरफेस वाली लाइट भी यूज कर सकते हो। बट उसका ये था कि पहले आप सिर्फ कैमरा इंटरफेस से कर पाते थे, अब टॉर्च में वो फंक्शनैलिटी दे दी है ग्लिफ की। मेरा मतलब पहले भी था, लास्ट में फिर बोल रहा हूँ कि दोनों एक साथ भी चलने चाहिए, मतलब एलईडी फ्लैश और ग्लिफ इंटरफेस दोनों एक साथ चलने, ताकि ज्यादा लाइट मिल जाए, भाई फायदा ही होगा ना फोटो खींचते टाइम का। तो वो नहीं दिया है। सही बात है। अगर कुछ मेरे को एक आध चीज़ निटपिक करनी हो इन टर्म्स ऑफ कि यार 12,000 रुपये का प्राइस हाइक जस्टिफाई करना मुझे कहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहला कैमरा, जो मैं कल अमन को ही बोल रहा था कि 2 कैमरा ठीक है, लास्ट ईयर भी यही थे, एक सेंसर अपग्रेड कर दिया ऑफ कोर्स, बट एक टेलीफोटो डेडिकेटेड ऐड कर सकते थे। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट कि 12,000 क्यों आपने एक साल के अंदर बढ़ा दिया एकदम से, वन ऑफ द थिंग्स इज कि मे बी अगर एक कैमरा तो शायद लोग उतना परेशान नहीं होते कि हाँ एक और अपग्रेड आ गया। दिखने में तो लगता है ना कम से कम एक आ गया, बाकी सब चीज़ तो अंदर की हो गई। लोगों को तो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। दूसरा चार्जिंग, 33 से 45 गए बट 45 ही गए यार। अगर इस प्राइस पे मैं देखूं यार, वो OnePlus 11R 80 वाट नहीं 100 वाट, 100 वाट OnePlus 11R 100 वाट, Neo 7 Pro 120 वाट, दोनों फ़ोन इससे कम प्राइस्ड है, दोनों चार्जर देते भी हैं। यहाँ पर चार्जर नहीं आता है, तो अगर लेना है तो अलग से 3-4 हज़ार रुपये का वो इन्वेस्टमेंट फिर है, या फिर पुराना कोई पीडी चार्जर तो वो यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं चार्जर ही चलेगा, मैं उस बेसिस पे जज नहीं करूंगा, मैं तो ये जज करूंगा यार अगर कोई बंदा नथिंग फोन 2 लेने जा रहा है, शायद वो एक चार्जर नथिंग का लेगा तो उसको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। तो वो ये 2 चीज़ें मेरे हिसाब से थोड़ी सी हैं जो could have been better, which is why I'm saying it's a little ambitiously priced, it's not fairly priced also, ठीक है। तो yes, overall it's a good phone, very nicely done, मतलब मेरे को काफ़ी मज़ा आया इसको यूज़ करने में। अभी तक तो जितना भी मैंने यूज़ करा है, परफॉर्मेंस इज़ वे बेटर देन व्हाट वी सॉ ऑन द नथिंग फोन 1। मैं तो सिंपल सा एक लोगों के लिए ऑप्शन दे रहा हूँ, 55,000 रुपये में भी मैं अगर काउंट करता हूँ इस फोन को टॉप वेरिएंट, 55,000 में ये लोगे या मोटो रेजर 40, दोनों का प्राइस 55,000 है। नाउ दैट इज द डिसीजन दैट यू नीड टू मेक, ठीक है। डू यू अब, और क्यों मैं ये भी दे रहा हूँ, बिकॉज हमारे जो काल पे भैया है उन्होंने बोला है फोल्डेबल कौन लाता है लेने के लिए, नहीं वो हम बात करेंगे काल पे से 2 साल बाद, है ना। तो एग्जैक्टली, तो दैट इज व्हाई देयर इज अ क्लियर ऑप्शन दैट यू गाइस नाउ हैव, मोटो रेजर 40 और दिस। आप लोग बताओ क्या लोगे? मैं तो मोटो रेजर। नहीं नथिंग फोन 1, और अभी भी फ्लिप फोन्स हैव, आई विल आल्सो गो फॉर नथिंग फोन 2। फ्लिप फोन्स अभी है, टाइम है थोड़ा, प्लस मोटोरोला वालों में तो काफी है। हाँ, सैमसंग होता तो मैं एक बारी को फिर सोचता, सिंस आई हैव नॉट यूज्ड बोथ द फोन्स, मैंने सिर्फ इनको पकड़ाओ, मेरे पास है ही नहीं, तुम्हारे पास ये दोनों फोन। रेजर 40 अल्ट्रा है मेरे पास। अरे 40 का है, 40 वो पड़ा है, इसको दे दो। हाँ 40 मैं यूज़ करूँ, क्योंकि मतलब जितना वैसे अगर मैं देखूँ, जितना मैंने वीडियोस देखे हैं, तो मतलब आई हैव मोर फैसिनेशन टुवर्ड्स फ्लिप। ये तो बनता है, एनिमेशंस वगैरह बढ़िया है यार नथिंग फोन पे, काफी एंड्रॉइड का आईफोन है, अभी काफी यूजफुल भी हो गए। पहले तो ठीक था, अभी जो ये जो पीछे उन्होंने सब डाल दिए हैं, इवन फ्रंट में सॉफ्टवेयर। अच्छा ये जो कस्टमाइज्ड लॉक स्क्रीन है, ये मेरे को बढ़िया लगी काफी। लॉक स्क्रीन के ऊपर जो विजेट्स वगैरह ऐड हो जाते हैं, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि अनलॉक नहीं करना पड़ेगा, यहीं से अगर मैं टैप कर रहा हूँ तो ये यहीं से ऑन ऑफ हो जाता है, बार-बार अनलॉक भी नहीं करना है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई अगर कोई ऐसा एक्शन, जैसे वाईफाई भी है यार फॉर एग्जांपल, इसके लिए भी मतलब अनलॉक नहीं करना पड़ रहा, वहीं से ऑन ऑफ हो जा रहा है। सो दीज आर गुड थिंग्स। Yeah, so overall keep building on this is what I'm saying. I'll say wait for the sale. मैं मना नहीं, खरीदने लायक बिल्कुल फोन खरीदने लायक है। जस्ट द फैक्ट दैट गोइंग बाय कंपनी हिस्ट्री, जब भी सेल आएगी आपको बेटर डील मिलेगा, चाहे 2 दिन 3 दिन के लिए ही मिले, करंट प्राइस से बेटर डील मिलेगा। तो वेट फॉर द सेल एंड बाय दिस। बताओ भाई, अगला iQOO Neo 7 Pro डायरेक्ट कंपटीशन है। iQOO Neo 7 Pro वो हार्डवेयर की बेसिस पे बोल रहे हो ना तुम? हार्डवेयर प्राइसिंग भाई देखो, जब जनता लेने जाती है फोन तो उसको हार्डवेयर से मतलब है, उसको चाहिए परफॉर्मेंस, कैमरा, डिस्प्ले, बढ़िया लुक्स, ड्यूरेबिलिटी। इस मामले में एक्चुअली iQOO खेल गया, सबसे खेल गया एक्चुअली। मतलब हम iQOO को मिला रहे हैं किससे? OnePlus 11R से नॉर्मली। हाँ, उसी वो टारगेट भी कर रहा है, वो एक्चुअली Nord 3 को टारगेट कर रहे हैं। वो बेचारे क्यूट हैं भाई, उन्होंने दोनों खत्म कर दिए। मैं सच बताऊं तुम्हें, वो ना उनने एक तीर से दोनों निशाने मारे। उनने Nord 3 11R दोनों को, और ये फ्री फंड में मारा गया साथ में। हाँ, ये फ्री फंड में मारा गया। अमन वाली बात सही है, कई बार क्या होता है ना कि तुम्हें पता भी नहीं होता तुम्हारी सुपर पावर क्या है। iQOO का वही हालत है कि वो थोड़ा सा Nord 3 से मिल रहे हैं, बट एक्चुअली वो OnePlus 11R को भी मार रहे हैं। हाँ, इन द प्रोसेस। तभी तो हमने, अगर हम भी जो वीडियोस वगैरह हम प्लान कर रहे हैं, हाँ, हम Nord 3 से नहीं मिला रहे, मतलब ही नहीं बनता भाई। हम क्यों करें Nord 3 से? लाइक इट्स गोइंग लीप्स एंड बाउंड्स अहेड एनीवे। Nord 3 को तो खत्म कर देगा वो, फोन क्रश कर देगा। हाँ, बैठे बैठे खा जाएगा।
और उसका ही बात है, इतने क्यूट है, बेचारों को पता भी नहीं चल रहा है कि भाई उनका पोटेंशियल क्या है। बिकॉज यू टॉक, तुम किस बारे में बात करोगे, तुम डिस्प्ले के बारे में बात करोगे, दे हैव गॉट यू कवर्ड, वन ऑफ द बेस्ट, ब्राइटेस्ट, कलरफुल, फास्ट रिफ्रेश रेट मिल रहा है। बैटरी बात करोगे 5000 की mAh की बैटरी डालती है, 120 वॉट की चार्जिंग है, अगेन सेगमेंट में शायद सबसे फास्टेस्ट और कोई आसपास नहीं आता है। और बाय द वे सबको पहले बता दूं कि 35,000 का प्राइस है, फॉर कॉन्टेक्स्ट सेल वेल ऑफर लगा के 33,000 तक मिल जाता है, जो कि 11R वाले तो OnePlus वाले तो सेल भी नहीं देते हैं, 1,000 दे देते हैं, तो तब भी 6,000 रुपये सस्ता पड़ता है फॉर दैट काइंड ऑफ हार्डवेयर, सेम, और फॉर दैट काइंड ऑफ प्राइस आपको सेम हार्डवेयर मिल रहा है। ठीक है, अगर एक कौन उठाना भी पड़े तो वो यही होगा, हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर पे कि 2 साल का वो दे रहे हैं, वो भी आई थिंक सो एट दिस पॉइंट निट पिक करने वाली बात है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने अपने वीडियो में बोला है कि 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट का मतलब क्या है, 3-3.5 साल फोन चलेगा। ठीक है, मेरे को एक बंदा बता दे 35,000 रुपये का फोन जो 3.5 साल से ज्यादा चलाता हो। सही बात है, कोई नहीं चलाता यार, तो कोई नहीं चलाता, कोई 35,000 का फोन 5 साल नहीं चला रहा। और ये खिंच जाएगा, बिल्ड क्वालिटी अच्छी दी है, मतलब एक तो फॉल लेदर बैग दे दिया। ठीक है, मैंने टेस्ट किया उसको OnePlus 11R के साथ। बहुत सारे लोग होते हैं iQOO के फोन्स खरीदते परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, गेमिंग के लिए, और अगर आप उन 2 फोन्स को मिलाते हो ना, हाँ अंदर से टेम्परेचर सेम हिट कर रहा है, 50-50 डिग्री OnePlus भी हिट कर रहा है, iQOO भी हिट कर रहा है, बट iQOO का जो वो एक तो कूलिंग सिस्टम प्लस वो लेदर बैक, बहुत अच्छे थर्मल थे, मतलब फील ही नहीं होता यार कि फ़ोन गर्म पड़ रहा है या कुछ अनकंफर्टेबल है। वहीं OnePlus में यू फील द हीट लाइक क्वाइट लिटरली। हाँ, ग्लास बैक है क्योंकि। So for 35,000 I think so amazing value it is bringing to the table। जैसे हम again reiterating, हाँ OnePlus किस पे, OnePlus 11R की परफॉर्मेंस मिल रही है आपको OnePlus Nord 3 के प्राइस में, फ्री फंड में नथिंग फोन 2 मारा गया उसमें, क्योंकि ये तो और महंगे हैं भाई साहब। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ इस समय मेरे हिसाब से 45,000 रुपीज़ के अंदर बेस्ट फोन iQOO Neo 7 Pro। बल्कि ऑरेंज डिजाइन भी अच्छा है यार, अच्छा लगता है, जिसमें मैं कौन से फोन काउंट कर रहा हूँ, नथिंग फोन 2 45,000 के अंदर में, OnePlus 11R, Pixel 7 है, iQOO Neo 7 Pro, ये 4 फोन मैं काउंट कर रहा हूँ। इनमें बेस्ट और सबका भी, और सबके अपने अपने वो हैं, अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बेस्ट कैमरा चाहिए तुम्हें Pixel 7 है अनडाउटेडली, डिजाइन ड्रिवन फ्लैगशिप मिड टियर चाहिए नथिंग फोन 1। हाँ, एक नामी ब्रांड ऑलराउंडर चाहिए तो थोड़ा 11R ले लो, और बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये एक वीडियो iQOO Neo 7 Pro। और ये इवन तो मैं ये जानता हूँ शायद iQOO के फोन उतने बिकेंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने जितनों को भी पिछले हफ्ते में मैंने कई लोग को iQOO के फोन रेकमेंड करे, नहीं खरीद रहे यार, लोग नहीं मानते कौन सी ब्रांड है क्या है। इवन नथिंग के लिए भी नहीं मान रहे भाई। मैंने एक आध बंदे को नथिंग फोन बोला, उनको पता ही नहीं नथिंग क्या है यार, आम जनता को नहीं पता है। भाई वो OnePlus Nord 2C लाइट लेने को तैयार है पिछले साल का। लाइट कितने बिक रहे हैं यार, मैं रास्ते में देख रहा हूँ ग्रीन वाले इतने स्पॉट। लास्ट मंथ का इंडिया का मोस्ट सोल्ड स्मार्टफोन वाज OnePlus Nord C3 लाइट। हाँ दिख रहे हैं भाई, हाथों में दिख रहे, लिटरली पीपल आर कैरिंग इट। OnePlus के 20 पिछले साल के 20,000 वाले फोन लेने को तैयार है, पर वो नथिंग iQOO लेने को लोग नहीं तैयार है। ये मार्केट का मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ आज के डेट में, जो थोड़े से ज्यादा अवेयर ऑडियंस है वो अलग है, बट वो कितनी ही ऑडियंस है चलती फिर चिंता नहीं लेने को तैयार है, ये तो फैक्ट है। दैट्स ट्रू। खैर मैं लेके आई हूँ एक बजट फ़ोन, Infinix Hot 30, और इसका स्टार्टिंग प्राइस है 12,500, और फिर जो सबसे हाईएस्ट वेरिएंट है वो 13,500 तक है इसका। हाँ, 1,000 में खत्म। रैम का डिफरेंस मतलब 4GB और 8GB, 4GB और 8GB। हाँ, मतलब स्टोरेज वेरिएंट्स नहीं है, सिर्फ रैम वेरिएंट चेंज हो रहा है। स्टोरेज 128GB ही है। सही है यार, 13,500 में एकदम नक्की। हाँ, फिर क्या खास है यार? डिजाइन तो मुझे ऑनेस्टली इतना कुछ खास नहीं लगा, बड़ा पीछे से बस दिखने में दूर से अच्छा लगता है, ज्यादा ही चमचमाता सा फोन है। टॉकिंग अबाउट बॉक्सी फोन्स, दिस वन इज श्योरली भाई, दिस इज अ बॉक्सी पे मार दे हैं। और थोड़ा सा हैवी भी है ये, थोड़ा हैवी, ये तो लग रहा है चंकी एकदम, है, पता नहीं कैसा, मतलब दिखने में मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। ऊपर से इसमें IP53 रेटिंग भी है और हेडफोन जैक भी है, तो वो दोनों चीज़ें बढ़िया लगी। डिस्प्ले मुझे अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी बड़ा डिस्प्ले, 6.78 इंच का डिस्प्ले है, तो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स देखने में मुझे बड़े मजे आए। और ऊपर से आश्री का पैटर्न लॉक बड़ा प्रेडिक्टेबल था, मैंने एक बार में खोल दिया, फोन लॉक था, एक अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट ओपन हो गया। क्या था? जी।
और इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। डिस्प्ले मुझे ठीक लगा, कलर्स भी बढ़िया हैं, ब्राइट हैं। बस मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कुछ इमेजेस में मुझे कलर्स थोड़े डल लगते हैं, बट अदरवाइज यूट्यूब नेटफ्लिक्स में इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लोग यार 12,500 में चलो एग्जैक्टली, थोड़ा सॉफ्टवेयर बहुत वो है, मेसी सा है काफी। थोड़ा आइकन्स मुझे एस्थेटिक से नहीं लगे इनका जो सॉफ्टवेयर है, और थोड़े से प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स भी आते हैं। नथिंग आइकन पैक डालो उसमें। हाँ क्यों नहीं, इसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स भी आते हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे सॉफ्टवेयर डिसेंट लगा। जैसे रियलमी और रेडमी के फोन्स में ना भर के ब्लोटवेयर रहता है, उसमें नहीं है। सिर्फ इसमें नहीं है, दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, थोड़ा बहुत तो है। हाई ब्राउज़र बोला उतने नहीं है। और जो एड्स नोटिफिकेशंस जो आते हैं ना, मतलब पाम स्टोर के 1-2 आते हैं, वो भी आप डिसेबल कर सकते हो, तो वो अच्छी बात है कि फालतू के एड्स नहीं आते हैं। और जो मतलब ये कि रियलमी यार अब 30,000 के फोन पे देता है, 12,500 पे दे रहे हैं, तो कई बार वही फैक्टर इन हो जाता है। पर लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिल रहा है। एंड्रॉइड 13 के साथ आता है, बट 12,500 में नहीं है ना इनके पास। देखो टीम्स ही नहीं है लोग के पास, इंजीनियर ही नहीं है सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करे, फोन बना के निकाल देते हैं। ये भी क्यूटीज हैं सारे की, बहुत ज्यादातर क्यूटीज ही है, 2-4 ही है। बट ऑनेस्टली लाइक इन्फिनिक्स इज डूइंग लाइक अ गुड जॉब, क्योंकि 6000 mAh बैटरी मिल रही है। बैटरी के मामले में तो बहुत लाइक फुल पावर हाउस है ये तो। मतलब 3 दिन भी चल जाता है अगर मैंने ऐसे ज्यादा अगर यूज नहीं करोगे। तुम पुश करोगे जैसे वो गैलेक्सी M14 है, 6000 mAh बैटरी, भाई खतरनाक फोन है भाई वो। मतलब बैटरी में तो एकदम ही फुल पावर हाउस है। सो ओवरऑल मतलब मुझे ठीक लगा। 120 हर्ट्ज यार सही है यार, 12,500 रुपए के हिसाब से तो ठीक है यार। और वैसे भी मेरे को तो यार आजकल कोई भी 12-14,000 का फोन जब आता है, लगता है बना ही कौन रहा है। 3 महीने में एक फोन आता है, कोई 12,000 का ऑप्शन नहीं है। वही उन्होंने कर ही दिया, एकदम सही बात है आजकल तो। बस सॉफ्टवेयर में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रेयर कैमरा भी मुझे डिसेंट लगा। सेल्फी कैमरा थोड़ा वॉश्ड आउट इमेजेस लेता है। अरे भाई सेल्फी कैमरा बड़ा अजीब है यार। अमन ने मर्ज कर दिया यार मेरी कॉलर और टी-शर्ट सबको मर्ज कर दिया एकदम। तो मतलब बट ओवरऑल यार आप कह रहे हो 12,500 में आई लाइक इट। और हाँ मतलब बस 1 साल का वो एंड्रॉइड अपडेट वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज है, बट ठीक है यार। भाई और दोस्तों, नथिंग OS लॉन्चर डालना इस पे भी, नथिंग आइकन पैक दोनों प्ले स्टोर पे मौजूद है। ओके तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की ओर, विच इज अपसर्ड न्यूज। यूजुअली हमारी अपसर्ड न्यूज काफी कॉमिकल होती है, काफी इसमें हम मस्ती मजाक करते हैं, इसमें भी कॉमिक एंगल है, बट आज की थोड़ी ट्रैजिक भी है। हाँ ट्रैजिक भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो समझा देता हूँ मैं तो क्या हुआ है कि बेसिकली नेब्रास्का में देयर आर 2 women who have been found guilty और प्लीडेड गिल्टी। उन्होंने अपनी गलती मान ली, अपना क्राइम मान लिया कि उन्होंने जो गवर्नमेंट असाइंड एक अबॉर्शन पीरियड होता है उसके बाद में अबॉर्शन कराया था। बेसिकली नेब्रास्का में 20 हफ्ते का उस समय एक पीरियड था कि अगर आपने अबॉर्शन कराना है 20 हफ्ते के बाद नहीं करा सकते, उसके बाद इट काउंट्स एज अ क्राइम कि आपने किसी की जान ली है। तो उन्होंने 23वें हफ्ते में प्रेगनेंसी में जो महिला थी उन्होंने अपना अबॉर्शन कराया, उनकी माँ भी उस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व थी। अब ये पता कैसे चला? जो एब्सर्डिटी है इस न्यूज़ की वो यहाँ से शुरू होती है, बिकॉज जब ये केस गया पुलिस के पास या जो भी इस पे वो चल रहा था, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उन्होंने एक परमिशन मांगी कि मेटा से मैसेंजर पे जो इनकी कॉन्वर्जेशंस है उनको एक्सेस करने का, और सुप्रीम कोर्ट ने वो दे दिया। और उन कॉन्वर्जेशंस के थ्रू पता चला कि इन लोगों ने उस पीरियड के बियॉन्ड जाके जो है अपना एबॉर्शन कराया। मेटा ने वो कॉन्वर्जेशन बेसिकली दे दी। अब्सर्डिटी इसमें ये है कि मेटा के जितने भी ऐप्स हैं, मैसेंजर ऐप है जो इन पर्टिकुलर, उसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन फीचर तो आ चुका है, अभी थोड़े टाइम पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट अप्लाइड नहीं होता है, एनेबल्ड नहीं होता है। तो क्योंकि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एनेबल्ड नहीं था, इनके जो चैट्स थे, इनके जो कॉन्वर्जेशंस थे वो इजीली अवेलेबल थे, उनको एक्सेस मिल गया और उन्हें आगे दे दिया गया। तो अब्सर्डिटी ये नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ इस पर्टिकुलर केस में, वो एक लीगल इशू है उसमें हम नहीं घुसेंगे, बट जो हमारी लार्जर कॉन्वर्सेशन है वो है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन आज की डेट में कितना ज़रूरी है। और जब एक सिग्नल जैसा ऐप दे रहा है, व्हाट्सएप में आपने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन पूरा इनेबल किया है, खुद का ही प्लेटफॉर्म है, तो मैसेंजर फेसबुक की जो एक सपोर्टिंग ऐप है जिसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, वहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल करके क्यों नहीं देते हो? क्योंकि जितने भी लोग ऐसे हैं जिन्हें ये चीज़ नहीं पता, वो जाकर अपने आप इनेबल नहीं करेंगे, उन्हें मिलेगा भी नहीं शायद वो ऑप्शन। कितने लोग को शायद पता भी नहीं होगा मैसेंजर में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन आ गया, कितने लोग को ये भी नहीं पता होगा कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता क्या है। एंड दैट इज द अब्सर्डिटी ऑफ दिस न्यूज़। इनफैक्ट आई डिडंट नो कि मैसेंजर में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं है, बिकॉज
इट वॉज ऑलवेज देयर कि फेसबुक के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, बट फेसबुक मैसेंजर इनफैक्ट इतनी ज़्यादा जनता यूज़ करती है। रेडार पे एक्चुअली हमेशा व्हाट्सएप आता है ना, तो वो भी मे बी क्योंकि मैसेंजर को उतना पर्सनल कॉन्वर्सेशन से एसोसिएट नहीं करते, व्हाट्सएप को करते हैं। मैसेंजर इज मोर लाइक एन एक्सटेंशन टू फेसबुक, कि फेसबुक पे आप हो, साथ में आपका वो ज्वाइन हो, क्योंकि पहले तो अलग ही थे और पहले तो सेम ही थे, वो इंटीग्रेटेड ही थे, फिर वो थोड़ा सा फेसबुक ने भी अलग से कैप निकाला, पैसे भी। बट क्योंकि अमन अभी भी बहुत सारे लोग के दिमाग में वही वाला सवाल हुआ कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मतलब क्या है ये, क्या खिचड़ी पक रही है, तो थोड़ा सा एक बार समझा भी दे कि क्या है, कैसे काम करता है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन बेसिकली कैसे काम करता है, जैसे व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन देता है, तो अगर मैं यहाँ से मैसेज करता हूँ मानस को, तो वो मैसेज सिर्फ मैं एक्सेस कर सकता हूँ और मानस एक्सेस कर सकता है हमारी डिवाइस पे, उस पे व्हाट्सएप कुछ मतलब ट्रैक नहीं कर सकती। और अगर वो मैसेज हम दोनों के एंड से डिलीट हो गया तो उस केस में भी रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं होता। वो एक यूजर प्राइवेसी के लिए ये एक फीचर है, और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ऐसी आपको बेसिकली अमन के मैसेज भेजते ही वो जो टेक्स्ट आप जो भेजते हो वो किसी एक बाइनरी डिजिट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जब मेरे पास वो आता है तो वो डिक्रिप्ट हो जाता है, आई कैन रीड इट इन नॉर्मल टेक्स्ट, लेकिन जो बीच में पूरे प्रोसेस में जो कोई भी है एक्सेस नहीं कर सकता, ना उसे समझ सकता है ना पढ़ सकता है, इंक्लूडिंग मेटा के या जो भी कंपनी सिग्नल है उसके खुद के इंजीनियर्स हैं, ओनर्स है, कोई नहीं उसको एक्सेस कर सकता। तो ये ऐसे, और ये सिर्फ टेक्स्ट में नहीं काम करता, ये मीडिया फाइल्स, वो मैसेजेस, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, अगर आप देखोगे आप एन्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो बहुत सारी जगहों पे। तो दिस इज द सिंपल टर्म बाय एंड लार्ज। तो ये जो चीज़ है मैसेंजर ऐप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होती है, तो आप लोगों के लिए ये यूज़फुल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है। अगर आप करते हो यूज़ तो उसे आप इनेबल कर लें। हाँ, अगर आप अभी तक मैसेंजर ऐप यूज़ करते आ रहे हो और आपने कभी ये फीचर एक्सेस नहीं करा है, आपको नहीं पता, तो इस न्यूज़ के बाद आप डेफिनेटली जाके जो है एक्सेस करो, उसको एक्टिवेट करो, इनेबल करो। एग्जैक्टली, हाँ, मैं भी इनफैक्ट इनेबल करूँ। वैसे तो आई डोंट यूज मैसेंजर एज सच, बट फिर भी यू नेवर नो, फिर भी कभी आपको कोई ऐसा मैसेज आ जाए, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी है एक्चुअली ये। So that was today's episode and you know the drill. feedback भेजो radio@aajtak.com, ट्वीट भी कर सकते हैं @aajtakradio, और हम मिलेंगे खूब सारे ढेर सारी डिवाइसेस और नए टेक न्यूज़ के साथ अगले हफ्ते।